गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाबू, इससे पहले वाले क्लास में आपको प्रतिरोध के बारे में बताए थे। अब इस क्लास में आपको संधारित्र के बारे में बताएंगे। संधारित्र के बाद किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम के बाद आपका ओम का नियम, इसके बाद से बल्ब, मरकरी, ट्यूबलाइट, प्रेस, फ्यूज तार। जब ये हो जाएगा तब ट्रांसफार्मर, और जब ट्रांसफार्मर होगा तब एसी करंट और डीसी करंट, और डीसी करंट के बाद आपका पढ़ाएंगे सेल और बैटरी, तब होगा इलेक्ट्रिक खत्म। उसके बाद मैग्नेट। स्टार्ट करते हैं लोग। कैपेसिटर। आवाज आ रही है? देखिए भैया, संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को रोक कर रखता है और अचानक छोड़ देता है। चार्ज को रोक के रखता है और अचानक छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर ऐसे देखेंगे ना, कैपेसिटर होता है इस टाइप का, पंखा उंखा में लगा रहता है कैपेसिटर। तो संधारित्र या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट को वो रोक के रखेगा, और जितना करंट है उसको अचानक हचाक से छोड़ देता है। उसी को कहते हैं कैपेसिटर। उसे क्या कहेंगे भैया? कैपेसिटर कहेंगे। देख लीजिए, ये अलग अलग साइज के कैपेसिटर हैं, अलग अलग डिजाइन के कैपेसिटर। आप इन्हें अक्सर देखे होंगे। ये बिजली के सामान वगैरह में आप इन्हें अक्सर देखे होंगे। ये संधारित्र होते हैं, इसमें से दो ठो हेड निकला रहता है, दो पैर इनके रहते हैं। इनका काम क्या होता है भैया? ये करंट को क्या करते हैं? ये एक तरह के बैटरी है। कैपेसिटर क्या है? एक तरह का सेल या बैटरी का ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो सेल होता है ना बाबू, वो करंट को रुक रुक कर छोड़ता है। ये जो सेल दिख रहे हैं, ये सेल करंट को रुक रुक के छोड़ेगा। ये भी चार्ज होता है और चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसे भी चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिक से, और ये भी अपने अंदर करंट छोड़ रोक लेता है। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो धीरे धीरे छोड़ते रहता है, कंटिन्यूअस धीरे धीरे छोड़ते रहेगा। 2-3 घंटा जितनी इसकी कैपेसिटी है छोड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे बंद होगा। लेकिन ये ससुरा ऐसा नहीं करता है। ये क्या करे? करंट को रोकेगा, हचाक से छोड़ देता है। एक के सेकंड में सब खत्म, हचाक से छोड़ देता है। ये बताइए तो, अगर बैटरी से करंट मारे और कैपेसिटर से लगा के मारे, कौन तगड़ा मारेगा? कौन तो तगड़ा मारेगा? ये बताइए। कैपेसिटर मारता है। क्या मारता है? कैपेसिटर। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, अलग अलग डिजाइन के कैपेसिटर है। कभी कभी कोई चीज जो होता है ना, उसमें अचानक करंट की जरूरत होती है तो कैपेसिटर लगाया जाता है। पंखा जो देखे ना, पंखा कंडेंसर, तो जो हम लोग सप्लाई देते हैं घरों में ना, ये सप्लाई से पंखा नाचेगा ही नहीं, इतना कम होता है। वो जो कैपेसिटर लगा देते हैं ना, इतना बड़ा देखे होंगे पंखा में, इस तरह से कंडेंसर वो लगा देते हैं। वो क्या करता है? वो जैसे आप करंट को देते हैं तो जब पंखा चालू रहता है पहले से तो स्टोर करके रख लिया रहता है। जैसे आप उसको क्या करते हैं? ऑन करते हैं तो करंट को क्या करता है? रोके रखता है। जैसे मान के चलिए आज आपने पंखा चलाया तो आज तो उसने स्टोर कर दिया, आपने पंखा को बंद कर दिया या लाइट चली गई, तो जो उसमें पहले से करंट उसी को होके जा रहा था वो स्टोर करके रखा है। जैसे ऑन कीजिएगा ना, तो जितना वो रोका है वो पंखवा को हचाक से दे देगा, इसलिए पंखवा खट 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 नचने लगता है। जब नचना चालू कर दिया, एक बार जब नचना चालू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नच जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नच जाएगा। जैसे कोई ट्रक खड़ी है, कोई ट्रक खड़ी है, उसको आप ढकेल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको कितनी जरूरत पड़ेगी? 20-25 आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब 20-25 आदमी मिलकर ट्रक को ढकेंगे, हम लगा के हईचा, दम लगा के हईचा। और एक बार जब ट्रक डगर गया तो 25 में से 20 आदमी को हटा भी देंगे ना, तो 5 ही आदमी उसको डगरा के लेके चले जाते हैं। तो जब कभी भी करंट की रिकरिंग जरूरत पड़ती है कंटिन्यूअस, तो बैटरी, और करंट की जब हचाक से जरूरत पड़ती है, तो सडन रिक्वायरमेंट ऑफ करंट अगर हमको चाहिए हचाक से, तो हम किसको लगाते हैं? कैपेसिटर को लगाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है खास, बस यही है।
दोनों का काम समझ में आ गया? चलिए अब मेरी ओर से ध्यान से समझिए, मेरी ओर ध्यान से समझेंगे लोग। कैपेसिटर जो होता है ये करंट को अचानक क्या कर देता है, छोड़ देता है, हाई पावर के करंट को छोड़ता है। यहाँ पे अचानक, जैसे कैमरा जो होता है उसका फ्लैश लाइट, ये वाला कैमरा नहीं, पहले एक कैमरा आता था उसमें 1 सेकंड के लिए लाइट जलती थी, फ्लैश लाइट, देखे मैग्नीशियम होता है उसमें, तो कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती थी 1 सेकंड के लिए जलती थी, तो कचाक से मारता है, खिचिक, पूरा लाइट जल जाता है, तो उसमें क्या लगा रहता है, कैपेसिटर। अभी नहीं लगेगा, छोटा साइज का कैपेसिटर लगता था, कई साइज के ससुरे कैपेसिटर आते हैं। तो जहाँ कहीं भी अचानक जरूरत रहता है तो उसमें क्या लगाते हैं लोग, कैपेसिटर लगाया जाता है। इससे करंट बहुत तगड़ा मारता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक सप्लाई नहीं दे सकता है, करंट ज़्यादा देर तक सप्लाई नहीं दे सकता है। ये कितना करंट सोखेगा, कितना करंट सोख सकता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू वी। Q बराबर C इंटू वी। Q क्या है भैया, आवेश है, Q क्या है, आवेश है, C क्या है, धारिता है, कितने फैराडे का है, धारिता है, इसकी वैल्यू दी रहेगी कैपेसिटर का। अब V क्या है, वोल्ट है, V क्या है, वोल्ट है। Q बराबर क्या हो गया भैया, C भी। जैसे हम कह देंगे, कह देते हैं कि 2 फैराडे की का संधारित्र, 2 फैराडे के संधारित्र से 440 वोल्ट का करंट जाता है। कितने वोल्ट का है, 440 वोल्ट का करंट जाता है। तो बताइए वो कितने आवेश को रखेगा अपने पास, कितने आवेश को रख सकता है। तो भैया Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। धारिता यानी कैपेसिटी इसकी कितनी है, 2 फैराडे। हालांकि एग्जाम में माइक्रो फैराडे देगा तो माइनस कर दीजिएगा 10 की पावर 6। वोल्टेज कितना है, 440। बताइए भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 880 माइक्रो फैराडे करना पड़ेगा। अब माइक्रो फैराडे दिया रहेगा तो माइक्रो फैराडे का, फैराडे करेगा तो फैराडे में करेंगे। इसको जोड़ने का जो तरीका होता है कैपेसिटर को, ये प्रतिरोध का ठीक उल्टा जुड़ता है। जैसे मान के चलिए यहाँ एक फैराडे दे दिया, ये इसे कैपेसिटर को बैटरी की तरह ही दिखाते हैं, लेकिन बैटरी में एक ऊंचा नीचा होता है, मतलब ज्यादा थोड़ा थोड़ा बैटरी देता है। ये ससुरा क्यों हाचाक से दे देता है, इसलिए इसे बराबर रख देता है। जब कभी भी ये सीरीज में दिखाई दे, जब कभी वे कैसे दिखाई दे, सीरीज में दिखाई दे, तो ये ससुरा उल्टा जुड़ता है प्रतिरोध की, प्रतिरोध से कैसे जुड़ जाता है, उल्टा जुड़ जाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ ये दे दिया 8, यहाँ भी दे दिया 8, यहाँ भी दे दिया 8। अगर ये प्रतिरोध रहता तो 24 हो जाता, अगर ये रेजिस्टेंस रहता है तो 24 हो जाता है। लेकिन सीरीज में इसके जोड़ने का तरीका ही अलग होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, सो 1 आगे चलते रहेगा। तो ये सीरीज में जब जोड़ेंगे ना इसे, तो ये प्रतिरोध से ठीक उल्टा जुड़ता है। प्रतिरोध से कैसा जुड़ता है, ठीक उल्टा जुड़ता है। तो देखिए 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, टोटल एलसीएम कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल एलसीएम 8, 1 2 3 4, काटेंगे तो 1/2, सीधा करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये 1/c की वैल्यू है, कितना आएगा, 2। तो अब जो यूनिट दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ माइक्रो फैराडे दिया है तो 2 माइक्रो फैराडे, यानी इतना ज़्यादा लगाने से बेहतर है एक ही कैपेसिटर लगा दीजिए, 2 माइक्रो फैराडे का लगा दीजिए, 2 माइक्रो फैराडे का लगा दीजिए। ये प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है। आगे बढ़े, एएलपी के लिए क्या होगा भैया, एएलपी के लिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, न्यूमेरिकल वगैरह एएलपी में ज़्यादा आ जाते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। और वही अगर पैरेलल है तो ये ससुरा सीरीज की तरह जुड़ता है। अगर ये कैसा है, पैरेलल है, जैसे मान के चलिए यहाँ अगर इसे जोड़ना है, अब इन्हें कैसे जोड़िएगा भैया, मान के चलिए सब के सब 3 माइक्रो फैराडे के, सब के सब कैसे हैं, 3 माइक्रो फैराडे के।
तो इसमें नियम कहता है कि अगर ये पैरेलल में रहते हैं तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कंटिन्यूअस इस तरह से जुड़ जाएंगे, कंटिन्यूअस इस तरह से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये कंटिन्यूअस जुड़ जाते हैं इस तरह से, तो जोड़िए इसमें कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराडे। 9 माइक्रोफैराडे, कितने माइक्रोफैराडे भाई, 9 माइक्रोफैराडे। नौ माइक्रोफैराडे, किसी को कोई दिक्कत है? नौ माइक्रोफैराडे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखते हैं। ये इस पे अब थ्योरी पूछता है, कहेगा कि कोई कैपेसिटर है, इसके प्लेटों की दूरी बढ़ा देंगे तो इसके आवेश धारण की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी, या फिर पूछेगा कि इस प्लेट, जो ये प्लेट है, इनकी ऊंचाई घटा देंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग टाइप से आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग टाइप से, और आपको अलग अलग बताना पड़ेगा भाई। किसी को दिक्कत? दूसरा पूछ देता है अगर इसमें कोई प्लेट रख दे ऐसे तब क्या होगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें ट्रिक के हिसाब से याद है, तो ये क्लास खत्म होने के बाद वो हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। अब किरचॉफ का नियम समझिए। किरचॉफ ने क्या कहा था, किरचॉफ ने कहा था, क्या कमेंट कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर जी, क्या आप लिखते हैं यार। रिकॉर्डेड भाई, टाइमिंग 28 तक ही है ना, तो इसलिए मजबूरी में रिकॉर्डेड डालना है, वरना कई ठो फिजिक्स का आपका रिकॉर्डेड डाले। ये कुणाल सर क्या बैच में एएलपी की तैयारी वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एएलपी की तैयारी कर रहा हूँ। भाई देखिए, एएलपी की तैयारी में थ्योरी कुछ नहीं बदलता है। एएलपी वाले में बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आगे बढ़ जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, एएलपी में सेम रहता है, बस उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज आता है, थोड़ा सा एएलपी टेक्नीशियन टाइप का हो जाता है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे, काम खत्म। एएलपी करना है तो ये थ्योरी कर लीजिए, न्यूमेरिकल की जो बुक निकली है मेरी, आप उसे बना दीजिए, और ये केमिस्ट्री, जिनको एएलपी करना है वो ये केमिस्ट्री। भाई जिनके पास है भाई अभी टाइमिंग रेलवे के लिए 3 बुक्स आर सफिशिएंट, इसके लिए ये है भैया आपकी केमिस्ट्री, और ये आपकी न्यूमेरिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल दोनों, और ये केमिस्ट्री। इन दोनों को प्रैक्टिस सेट में बना जाइए, और जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का उसको तो चाट जाइए भाई साहब, पास होना है तो उसको तो चाट जाइए, जो 11,000 या 24,000 वाले हैं, सो 11 वाले या 24 वाले चाट जाइए, तभी काम करेगा। तो इसका हम आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक रिकॉर्डेड है, उसे दे देंगे। अब हम लोग आते हैं किरचॉफ के नियम पे। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। किरचॉफ ने ये कहा था कि अगर कोई सर्किट है, जैसे मान के चलिए ये सर्किट है, ये सर्किट बंद है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध है, एक यहाँ पे प्रतिरोध है, ये आर है, मान के चलिए ये R1 है, ये R2 है, तो इसमें धारा जो जा रही है, आई जो जा रही है, आई, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो धारा एवं संगत प्रतिरोध होता है, इनका गुणनफल सदैव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब देखिए ध्यान से, जो धारा इसमें जाएगी और जो धारा इसमें जाएगी, देखिए ध्यान से, मान के चलिए इसमें धारा गई I1, इसका प्रतिरोध था I, इसमें धारा गई I2, इसका प्रतिरोध है R2। तो इन्होंने क्या था, धारा एवं संगत प्रतिरोध, यानी I1 R1 संगत प्रतिरोध, धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जितना इसमें इसका गुणा करेंगे उतने आ जाएगा आपका किसमें, I2 और R1 R2 में। मतलब देखिए,
अगर इसमें धारा ज्यादा गई है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, जितना इसमें कम धारा, इसमें ज्यादा धारा जाएगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यानी ये किरचॉफ ने दिया था, ये फर्स्ट लॉ था। इसका इम्प्लीमेंट न्यूमेरिकल में करेंगे हम लोग। इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? न्यूमेरिकल में करेंगे। तो इसको अभी ध्यान रखते हैं। मेन जो आता है किरचॉफ लॉ में, अभी ध्यान दीजिए। देखिए इसका 3 चीज का न्यूमेरिकल एक साथ आता है। एक पावर का आता है, ट्रांसफार्मर का आता है, और कुल इसका सॉरी कौन है, ओम्स लॉ का। ये तीनों आपस में जुड़ के बनते हैं सब, इसलिए उन सबको आपस में बनाना पड़ता है। और पीछे जो न्यूमेरिकल बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कूलाम का लॉ बताए थे, विभवांतर पोटेंशियल, ये सब बताए थे, वो एक साइड में बनते हैं, ये एक साइड में बनते हैं। यहाँ आप देखिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ जो था, ये हम लोग इसको जब ओम का नियम अभी पढ़ेंगे तो मैच करके उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे लोग। किरचॉफ ने जो दूसरा नियम दिया था जो मैच नहीं करता है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर से करंट जा रहा है और यहाँ पे कोई जंक्शन है, क्या है, कोई जंक्शन है, इस पे कई सारे करंट आ रहे हैं, कुछ करंट आ भी रहे हैं, यहाँ से कुछ करंट जा भी रहे हैं, ये एक जंक्शन पॉइंट है। क्या है? जंक्शन पॉइंट है। कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि जंक्शन पॉइंट पर जो करंट होगा वो एकदम जीरो होगा, जंक्शन पॉइंट पर करंट होगा वो जीरो होगा। ये सेकंड लॉ किरचॉफ ने, किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ देख लेंगे। फर्स्ट लॉ बताए जब ओम पढ़ाएंगे तो उसके साथ बताएंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो होगा। अब आप बताइए जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो कैसे होगा? इसका मतलब यही हुआ कि जंक्शन पॉइंट पर अगर करंट जीरो है, जहां मिल रहा है जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पर करंट क्या होता है? करंट जीरो हो जाता है। ये जीरो होगा कैसे? तो इसके लिए एक शर्त है कि जितना करंट आएगा, यानी आने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर हो जाए जाने वाली धारा, जाने वाली धारा, यानी जितना करंट आएगा उतना करंट अगर वापस चला जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल ये दे देते हैं कि ये 3 एम्पियर का करंट है, ये 5 एम्पियर का करंट है, ये पता ही नहीं है कितने एम्पियर का करंट है, ये 9 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर का करंट है। आप बताइए इसमें कितना करंट जाना चाहिए? इसमें कितना करंट जाना चाहिए आप बताइए किरचॉफ्स लॉ पर? अरे यार क्या पागल वाला बात करता है गणेश कुमार सर। प्राइमरी कलर जो होता है वो रेड येलो ब्लू होता है, तो तुम याद कर लो तुम्हारा रेड येलो ब्लू होता है तो। बेवकूफ कहीं का कमेंट मार दिया है पूरा। सर लाइट में प्राइमरी कलर लिखवाए हैं रेड ब्लू ग्रीन, और लेकिन रेड येलो ब्लू होना चाहिए ना, तो आप याद कर लीजिए होना चाहिए तो। बेवकूफ कहीं का। येलो कहां से तोरा प्राइमरी कलर हो जाएगा? घरे से फिजिक्स पढ़ के आता है। यार कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो यहाँ लिखने से पहले या घर पे अगर कभी प्रॉब्लम है एक बार गूगल करके भी देख लिया। इनको प्राइमरी कलर में येलो पता नहीं किसने बता दिया। अब आप घर का बना हुआ फिजिक्स पढ़ के आएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। देखिए आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। कितनी धारा आ रही है भाई उतनी ही धारा जाएगी। देखिए आने वाली धारा कितनी है? 1 एम्पियर आ रही है और 9 एम्पियर आ रही है, तो 9 एक इधर 9 एक कितनी धारा हो गई आने वाली? 9 एक 10 धारा आ रही है। बराबर जाने वाली 3 चला गया, 5 चला गया, यानी 8 चला गया, प्लस ये भी चला गया, पता ही नहीं है एक्स कितना चला गया। कितनी एम्पियर आई भैया? 2 एम्पियर। कितना एम्पियर आ रहा है? एक्स बराबर 2 एम्पियर। इसको इधर भेज दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 2 एम्पियर धारा आ रही। कितने एम्पियर आ रही है? 2 एम्पियर। बस यही पूछता है, एक तो फिगर में से एक तो गायब कर देगा और पूछेगा बताइए कितने एम्पियर की धारा आएगी, कितने एम्पियर की जाएगी, आपको बताना पड़ेगा। बता देंगे किरचॉफ लॉ पे। किसी को दिक्कत है तो बोलो।
अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम लोग को बेसिकली 3-4 चीज़ों को देखना है। एक लाइट से देख लेना है, क्वाइल से देख लेना है, बल्ब देखना है, ट्यूबलाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, क्योंकि उसमें ना जब डायोड पढ़ाएंगे तब एलईडी समझ में आएगा, उसमें वो सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो इसमें एक एलईडी बल्ब पढ़ना, एक मरकरी और एक बल्ब पढ़ना है। दूसरा आपको हीटर पढ़ना है और प्रेस पढ़ना है, हीटर और प्रेस। तीसरा जो हो जाता है वो फ्यूज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? बल्ब। बल्ब जो है इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो नीचे इसका एक होल्डर होता है। बल्ब में नीचे क्या होंगे भैया? एक होल्डर हो जाएंगे। इसमें आपको एक तो इसे उठा देगा ताकि ये जाके करंट सप्लाई पे जुड़ जाए। अब एसी करंट उसे कहते हैं जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है, और डीसी करंट उसे बोलते हैं जिसमें ससुरा प्लस माइनस बनल रहता है। तो एसी में प्लस माइनस नहीं रहता है, कोनों का कोनों खोस दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता एसी में। अब ये इसका फिलामेंट हो जाता है। ये क्या हो गया? इसका फिलामेंट। क्या हो गया भैया? फिलामेंट। अब ये फिलामेंट हो गया। अब इसको जलाइएगा ना तो जलने लगेगा बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जलाएंगे तो जलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ये फिलामेंट जलेगा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और यहाँ हवा आएगी ना तो उससे रिएक्शन करके जल उल के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको घेर के ना चारों ओर से इसके एगो शीशा लगा दिया जाता है। घेर के चारों ओर से क्या कर दिया जाता है? शीशा लगा दिया जाता है। अब इसमें जो ये फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का होता है जो लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल जाता है और जलता नहीं है, मतलब पिघलता नहीं है। तो इसका बताइए फिलामेंट कौन सा होगा भैया? तंतु। ये जो बल्ब है इस बल्ब में 2 ही क्वेश्चन पूछता है कि भैया इस बल्ब का जो तंतु होता है, तंतु, तंतु यानी फिलामेंट, फिलामेंट। तो इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो W फॉर टंगस्टन का बना होता है। ये कितने टेम्परेचर झेल जाते हैं सर? 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होकर ये खराब हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 तरह से करते हैं। या तो इसमें वैक्यूम बना देते हैं या पूरी हवा निकाल देते हैं। वैक्यूम यानी निर्वात बना देंगे, वैक्यूम बना देंगे। नहीं तो इसमें हम 85% डाल देते हैं हम लोग आर्गन। कौन सी गैस होती है विद्युत बल्ब में? बताइए आर्गन होगी या नियान होगी, हीलियम होगी? ये बताइए विद्युत बल्ब में हीलियम होगी या आर्गन होगी? विद्युत बल्ब में हीलियम या आर्गन? ये बताइए। गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, भाई आधा हीलियम आधा नियॉन, आधा क्या बता रहे हैं लो भाई? आधा हीलियम आधा आर्गन। देखिए अब ध्यान से समझिए, आधा आर्गन आधा हीलियम बता रहे हैं। ये बल्ब जो होंगे भाई इसमें जो होता है पहले हीलियम होता था, लेकिन अभी क्या होता है भैया? आर्गन लगभग 85%, और 15% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। 15% क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। आर्गन का यूज अभी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ट्यूबलाइट में भी मरकरी और आर्गन का ही प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में भी मरकरी और आर्गन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये टंगस्टन है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये बल्ब कब चमकता है ज़्यादा? तो देखिए बल्ब की जो लाइट होती है, लाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके प्रतिरोध की।
किसकी? प्रतिरोध की। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा चमकेगा, जितने ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा चमकेगा। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? लंबाई को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं R बराबर रो L बाई ए, यानी जितना ज्यादा लंबाई बढ़ाइएगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, अब समझ में आया कि इसको स्प्रिंग की तरह लपेट क्यों देता है? इतना बड़ा तार को लंबाई ज्यादा रखिएगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, इतना बड़ा तार को बल्ब बनाएगा तो छाता हो जाएगा, इसलिए उसको घुमा घुमा के क्या कर देता है? ऐंठ देता है। घुमा घुमा के क्या कर देता है? ऐंठ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम आपको एक प्रतिरोध बताएं। एक और बल्ब देखे होंगे, उसमें ससुरा में इससे ज्यादा चमकता है। वो क्या करते हैं सर बल्बों में? जो ऐसा इसका प्लेटफॉर्म होता है ये इस टाइप का, तो इसको तीन भाग में कर देता है, तब इस पे लपेटता है सब। इस ससुरा और खतरनाक चमकेगा। ये और लंबा है तो उसको 3 गो ऊ दिया है, बल्ब लग जा। अब बल्ब लग रहा है, तो ये क्यों ऐसा रहता है सब? ये आप समझ में आ गया बल्ब को? बल्ब समझ में आ गया? क्या चीज रहता है? टंगस्टन, और या तो पूरी तरह से निर्वात, नहीं तो 85 आर्गन और 15% नाइट्रोजन। अब कभी कभी एग्जाम में दे देता है 93% आर्गन और महज 7% नाइट्रोजन। तो ये ऑप्शन के हिसाब से वेरी कर जाएंगे, फिर दूसरा कोई ऑप्शन उस तरह से करीब में नहीं रहेगा। हालांकि 85 और 15 ही रेशियो रहता है। अब हम लोग समझते हैं बिजली का, ये तो हम लोग देख लिए लोग बल्ब को, लेकिन अच्छी रोशनी के लिए या वाइट रोशनी के लिए हम लोग ट्यूबलाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? ट्यूबलाइट का। किसका प्रयोग होगा? ट्यूबलाइट का। जिसका एग्जाम के टाइम पे कोविड पॉजिटिव होगा उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर लास्ट में उनके लिए एक डेट निकाला जाएगा कोरोना स्पेशल, उसमें सब लोग जाएंगे लोग एग्जाम देने। ठीक है, तो जिनका कोविड है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कोविड लेके बीमारी लेके चले जाए एग्जाम देने, कहेंगे हमको तो हो ही गया, दूसरे को भी बांट आते हैं। अब यहाँ देखिए ट्यूबलाइट देखते हैं। जो ट्यूबलाइट बनाई जाती है, इस दोनों ट्यूबलाइट के इस साइड में टर्मिनल होते हैं। क्या होता है भैया? टर्मिनल होते हैं। और इस टर्मिनल से हमको यहाँ पे टंगस्टन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं? टंगस्टन। जैसे उसमें टंगस्टन जोड़े थे वैसे ही इसमें भी क्या जोड़ना रहता है? टंगस्टन। इसमें भी जोड़ना रहता है, दोनों में टंगस्टन जोड़ना है। अब भैया लाइट किस पे जाती है? टंगस्टन पे ही जाती है। दोनों सिरे पे क्या रहेगा? तार रहेगा। किस चीज का? टंगस्टन का रहेगा। अब इसमें टंगस्टन की लाइट जला देंगे तो इसे थोड़ा अजीब टाइप का रोशनी देने लगेगा, इसलिए इसमें बेरियम पेरोक्साइड लगा दिया जाता है। करंट तो हम लोग यहीं से देते हैं, इसके आगे एक परत लगानी है। किस चीज की? तो बेरियम पेरोक्साइड की। किस चीज की परत है भैया? बेरियम पेरोक्साइड की। बेरियम पेरोक्साइड। अब यहां देख लीजिए, यह है आपका बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड लगा देते हैं। और उसके जस्ट पीछे जो होता है वो होता है टंगस्टन। ये बल्ब वाला ही फॉर्मूला है। लाइट कौन करता है? टंगस्टन करता है। लाइट कौन करता है? टंगस्टन करता है। अब ये बेरियम पेरोक्साइड क्यों लगाया गया है? तो भैया बेरियम पेरोक्साइड जो होता है ये यूवी किरणों को छोड़ देता है। कौन सी किरणों को? यूवी किरण को। जो अल्ट्रा वायलेट किरण छोड़ देता है। तो अल्ट्रा वायलेट किरण कैंसर कर देगा, यहाँ पर यूवी किरण उत्पन्न करेगा, ससुरा कैंसर उत्पन्न कर देगा। अभी बताइए ना भैया, ये कैंसर उत्पन्न करने वाला उपाय कर दिया है। दोनों ओर से क्या निकल रहा है? कैंसर का स्रोत निकल गया। यहाँ पर क्या हो गया भैया? कैंसर का स्रोत निकल गया। तो इसी को हम लोग वापस लाइट में, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट में बदलने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा तरीका अपनाया। इसके बीच में भर देते हैं पारा, Hg पारा, या इसमें भर देते हैं आर्गन गैस, पारा या आर्गन गैस। जब इसमें यूवी किरणें पारा या आर्गन से टकराती हैं तो बहुत ही सुंदर और मधुर रोशनी में निकल जाती हैं। व्हाइट कलर की एकदम बेहतरीन और हाई पावर की रोशनी में बिखरती हैं चारों ओर। हाई पावर की रोशनी में बिखर जाती हैं चारों ओर, और इनके बाहर एक लेप लगा दिया जाता है व्हाइट कलर का, जिससे कि इनकी रोशनी बिल्कुल व्हाइट दिखने लगे। इसलिए ट्यूबलाइट फोड़ के अंदर वाई से काछिएगा ना तो सफेद सफेद व्हाइट निकलता है। तो ये सिद्धांत हो जाता है भैया किसका?
मरकरी का। मरकरी में जो लाइट सप्लाई दी जाती है वो टंगस्टन को, जलता टंगस्टन ही है, इसके जानबूझ के आगे क्या लगा दिया जाता है, बेरियम पेरोक्साइड। ये बेरियम पेरोक्साइड क्या उत्पन्न करता है, यूवी किरण। ये यूवी किरण हमारे लिए खतरनाक होती है, इसलिए इसके अंदर क्या रख दिया जाता है, मरकरी और या आर्गन रख दिया जाता है। आर्गन या मरकरी से टकरा के ये किस में बदल जाती हैं, प्रकाश में बदल जाती हैं, और हमें क्या देने लगती हैं, खूब बेहतरीन प्रकाश देती हैं। खूब बेहतरीन क्या देती हैं, प्रकाश देती हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका प्रयोग होता है, तो आर्गन का। 10% आर्गन होता है, 15% और पारा ज़्यादा होता है। Hg क्या होता है, ज़्यादा, मतलब Hg और इनका मिश्रण होते हैं सब। ये कौन सी किरण इसके अंदर बनती है, तो यूवी किरण बनती है। कौन सी किरण बनती है, यूवी किरण बनती है। या लेप किस चीज़ का लगाया जाता है, बेरियम पेरोक्साइड। किसका लेप लगाएगा भैया, बहुत लोग ट्यूबलाइट सीने पे फोड़ देते हैं। हाँ हाँ, बहुत से लड़का जो होता है सब देखेगा कि सब की अगल बगल में लड़की हैं सब ना, अगल बगल में लड़की हैं सब, देखेगा हमरे देख रही है, दाएं ले ट्यूबलाइट फोड़ दिया। अरे बकलोल कहीं का, ये लाइन मारने के सिलेबस में ही नहीं है कि तुमको ट्यूबलाइट फोड़ना है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये सब है ही नहीं है, इस सब के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है कि टाइम दीजिए और उसके आगे आप टैलेंटेड रहिए। अब किसी भी चीज़ में टैलेंटेड रहिए। लड़की मार धार वाला लड़का नहीं खोजती है सर, शालीन खोजती है सर। अगर 2 फाइट मारियो दिया है तो फिर शांति से चला जाए, वो कोई बात नहीं, चला जाए। उसको देखती थी इमोशनल, ओ माय गॉड कितना अच्छा है। वो पिटाने वाला लड़का खोजती हैं सब, पीटने वाला नहीं। जानते हो क्यों, क्योंकि सोचती हैं इसको 2 लड़का पीटा और 2 लड़का पीट कर चला गया, ये बंदा कुछ भी नहीं बोला। अगर इससे शादी हो जाए तो किचन में दे बेलना, दे चौकी, दे लात, दे मुक्का मारेंगे, हमको भी कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे सीना पे मरकरी फोड़ेगा, दूसरे को मारेगा उसको दिखाने के लिए, तो तुमको नहीं पसंद करेगी, साला एकरा से बिया हो जाएगा, इसे हमारा किचन में दौड़ा दौड़ा मारेगा। समझ में आ रहा है, सिलेबस नहीं पता है तुम लोग को, तो कहाँ सक्सेस होगा रे तू लोग, पगला कहीं का। टाइम तो कोनो लड़की जगलो नहीं होगी लाइफ में, सब सिलेबस समझ भाई, सिलेबस। इसलिए अगर कोई आपको पीटे तो आप पिटा जाइए, हाथ जोड़ लीजिए एकदम, 2 झापड़ मारे फिर हाथ जोड़ लीजिए, कही ओ माय गॉड यही है हमारे लिए सही, एकरे ब्याह करेंगे और दिन भर कचरेंगे इसको। आगे समझते हैं। एगो कह रहा जी सर आगे से ध्यान रखेंगे। चल इधर समझना यार, इस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछेगा इसको ससुरा ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं, प्रकाशिक नलिका, प्रतिदीप्ति नलिका। ससुरा ट्यूबलाइट को प्रतिदीप्त नलिका। ट्यूबलाइट को क्या कहा जाता है भैया, प्रतिदीप्ति नलिका कहा जाता है। ये जब फूटता है तो आवाज करता है, या बल्ब फूटता है तो आवाज करता है, ऐसा क्यों। बल्ब फूटने या ट्यूबलाइट फूटने पर आवाज करता है बम से, ऐसा क्यों। तो याद रखिएगा इसका आवाज यानी साउंड के पीछे कारण क्या है, कि जब ये फूटता है तो इसके अंदर हवाएं बहुत कम होती हैं, गैसें बहुत कम होती हैं, और बाहर गैसों की भीड़ लगी है। अचानक फूटता है तो हवाएं धड़ाम से घुसती हैं, तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। बाहर से कहाँ आती हैं, अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर आने के कारण ये क्या करता है, आवाज करता है। साउंड का मेन कारण यही है, आवाज या साउंड का मेन कारण यही है। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत। भैया डिजिटल ट्यूबलाइट नहीं होता है, वो होता है आपका एलईडी बल्ब होता है। अब एलईडी बल्ब में आर्सेनिक फास्फाइड पढ़ाएंगे हम, वहां जब एलईडी पढ़ाएंगे तब, जब हम आपको डायोड बताएंगे कल तब, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो भैया, किसी को तो कोई दिक्कत।
किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आयरन हीटर क्या होता है। हीटर क्या होता है भैया? खाना वाना बना लिया जाता है हीटर में। हीटर पे खाना कब बनाता है लड़का? तब बनाता है हीटर पे खाना जब उसकी बिजली का बिल उसके मकान मालिक को भरना है। अगर लड़का जान गया कि हमारा बिजली का बिल मकान मालिक भर रहा है तो ससुरा कंफर्म हीटर पे लगेगा बनाने। कहेगा कि हमारा कौन चीज आ रहा है, हीटर पे बनाने लगता है। तो हीटर कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी डिवाइस होती है। हीटर कुछ नहीं है भैया, एक सिंपल सी डिवाइस है जिसमें इस तरह से सांचा बना होता है, इस तरह से खांच बना होता है हीटर में। और इसमें नाइक्रोम की तार होती है। इसमें किस चीज की तार होती है भैया? इसमें नाइक्रोम की तार भरी होती है। ये नाइक्रोम की तार की खासियत क्या होता है? इनका प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा इनका प्रतिरोध होता है। तो इसमें तार कौन सा होगा? नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार। ये नाइक्रोम की तार की विशेषता क्या है भैया? तो भैया ये क्या देते हैं, प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध इनका बहुत ही ज्यादा होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, जिस वजह से ये प्रकाश देते हैं। लेकिन वो प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन साथ ही साथ क्या देने लगते हैं? उष्मा। ये ससुरा उष्मा बहुत भयानक होता है, ये उष्मा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये रोशनी बहुत कम देते हैं। हीटर जलेगा अंधेरे कमरे में तो आप देख लेंगे, लेकिन हीटर की रोशनी में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इससे आदमी खाना बना लेता है, कपड़ा उपड़ा से सुखा लेता है, बहुत सब काम आते हैं सब ये सब चीज़ हीटर। तो जब फ्री की बिजली जलानी रहती है ना, मार हीटरे जला देते हैं। क्या जला देते हैं? हीटर। पटना में ना लड़का जो था, पटना के लड़के क्या करते हैं, उसके मकान मालिक कहते हैं कि वो 9 वाट का एलईडी बल्ब जलाना, बिल उठेगा। लड़का इतना खचरा होता है पटना में कि जब मकान मालिक चला जाता है ना, दरवाजा बंद कर देता है, और दरवाजा बंद करने के बाद उसको 200 वाट का पीलक्का बल्ब हुआ जला देता है कि रूम गर्म रहेगा। क्या रहेगा? रूम गर्म रहेगा। तो मकान मालिक भी बहुत होशियार रहता है। दरवाजा के नीचे जो हल्का सा गैप होता है, उस गैप से पीली रोशनी बाहर जाती है, उस गैप से पीला रोशनी बाहर जाता है। तो जान जाता है कि लाइट जलाया है। तो लड़का भी होशियार, उस दरवाजा के नीचे जो गैप है वहां झाड़ू रख देता है या बोरा रख देता है। अब लाइटें नहीं जाता है, जा लाइटें नहीं जाएगा। तो मकान मालिक भी बहुत होशियार होता है। क्या करेगा ना, देख जिसके दरवाजे पे शक होगा कि ये पीला वाला बल्ब जला रहा है ठंडी के दिन में बिल उठाने के लिए, तो उसका दरवाजा खुद नहीं खटखटाएगा, ऐसे चुपचाप आएगा और देखेगा कौन लड़का बाहर है ना, तो कहेगा दरवाजा खटखटाओ तो इसका। तो दरवाजा खटखटाए, ये सुरेश, तो उसको लगा मकान मालिक थोड़े है, ये तो हमरे रूम पार्टनर बगलिए वाला रूम का, खोलेगा धाए दे पीला रोशनी दिख जाएगा। तो जब कभी भी आपका मकान मालिक कहे कि दरवाजा खटखटाओ, तो आप खटखटाइएगा, लेकिन कहिएगा दरवाजा खटखटाओ तो मकान मालिक आए हैं, सुन रहे हो, मकान मालिक आए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोलो, मकान मालिक आए हैं खोलो। अंदर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेगा सब सावधान हो जाएगा। जहां कुछ गड़बड़ सड़बड़ करे सावधान, ये नहीं कि तू रहते खोल देगा, अंकल आए हैं दरवाजा खोलो, अंकल आए हैं दरवाजा खोलो। समझ रहे? तुम होशियार बना कर तुम लोग। अरे मकान मालिक तुम लोग समझ रहा है ना, हम लोग बहुत बदमाशी की है अपने अपने समय में। हमको बाहर हमारे घर वाले पढ़ने के लिए नहीं भेजे थे, हमारे घर वाले हमें बाहर इसलिए कहें सब कि ससुरा जाए घर से ही, पढ़े चाहे मत पढ़े, कुछ बने या न बने घर से जाए यार, बहुत बदमाश है। तो हीटर समझ में आ गया आप लोग को, ये बिजली का खाना बनाने वाले काम में आते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रेस, इस्त्री, प्रेस या इस्त्री। देखिए इस्त्री क्या होता है, प्रेस एक इस शेप में होता है भैया। प्रेस, प्रेस में ना एक प्लेट होता है नीचे, प्रेस में क्या होता है, एक नीचे प्लेट होता है। ये प्लेट काफ़ी हल्का होता है, ये काफ़ी हल्का प्लेट होता है। और ये प्लेट जो होता है ये करंट का सुचालक होता है। ये होता है आपका एस्बेस्टस का, किसका? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस,
एस्बेस्टस का प्लेट, एल्वेस्टर नहीं, एल्वेस्टर तो ससुरा छत होता है, टीना टाइप का, सीमेंट का टीना को एल्वेस्टर, ये एस्बेस्टस का होता है। इस एस्बेस्टस के ऊपर हम लोग नाइक्रोम की तार रख देते हैं। क्या कर देते हैं, नाइक्रोम की तार रख देते हैं, और ये नाइक्रोम की तार को हम पीछे से कनेक्शन दे देते हैं बल्ब से। हो गया, प्रेस बन गया, इसी से कपड़ा प्रेस होता है। लेकिन समस्या क्या है कि नाइक्रोम के तार पे अगर करंट आएगा ना तो ये एस्बेस्टस पे भी करंट भेज देगा, तो इसे छुइएगा चेक करने के लिए तो मार देगा झनाक से। तो इसका उपाय करता है हमारा अभ्रक या माइका। अभ्रक जो होता है ये एक ऐसा चीज होता है, अभ्रक यानी माइका, माइका बोलते हैं ना अभ्रक को, माइका यानी अभ्रक। अभ्रक एक प्लास्टिक के जैसे दिखता है, इसे नेचुरल प्लास्टिक कहते हैं। ये ससुरा कहता है जितना हीट है, हीट तुम चले जाओ, जितनी भी विद्युत की मात्रा है, करंट, कहता है तुम नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। तो ये नाइक्रोम की तार के नीचे चारों ओर किस चीज की परत चढ़ा दी जाती है, अभ्रक की परत चढ़ा दी जाती है। ये अभ्रक कहता है कि जितनी भी गर्मी है तुम जाओ, तुम जाओ, लेकिन करंट नहीं जाओगे। हो गया, बिजली मरबे नहीं करेगा। अब इसको खूब सुंदर डिजाइन दे दीजिए। अब खूब कोई तो जहाज बन गया ही, खूब सुंदर इस टाइप का डिजाइन दे दीजिए कुछ कुछ। आपका प्रेस बन के तैयार हो गया, ये आपका प्रेस हो गया। तो प्रेस में क्या होता है भैया, ये बाहर वाला जो काला वाला देख रहे हैं ये क्या है, ये तो बैकेलाइट का है। ये किस चीज का है, बैकेलाइट है। ये तो केवल बॉडी बनाने के काम में आता है बैकेलाइट। आइए बीच में हल्का गैप छोड़ दिए, पकड़ेगा उसी में हाथ डाल के, नहीं तो जो पकड़ेगा कौन नहीं पड़े। बन गया हमारा प्रेस। प्रेस में हीट कहाँ से आती है, नाइक्रोम के तार से। हीट को जाने के लिए और करंट को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, प्रेस बन गया। हो गया प्रेस। अब अपना धक्का-धक करते रहिए, प्रेस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। करते करते कभी प्रेस करते करते धक्का-धक प्रेस करते करते क्या हो जाता है कि नाइक्रोम अभ्रकवा का तरवा कबो कबो घिस जाता है, और नीचवा से घिस जाएगा ना तो नाइक्रोम का तरवा सट जाएगा एस्बेस्टस से, छुइएगा तो झंझना देगा, छुइएगा तो क्या कर देता है, झंझना देता है। तो ये प्रेस हो गया भैया। प्रेस में जो हीट कहाँ से आती है, तो नाइक्रोम की तार से आती है। विद्युत को मतलब करंट के लीकेज को रोकने के लिए माइका यानी अभ्रक का प्रयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिक को रोक देता है लेकिन हीट को जाने देता है। नीचे की परत एस्बेस्टस की होती है जो बहुत हल्का होता है, गर्म तुरंत हो जाता है। ये बाहर जो इसकी बॉडी देख रहे होते हैं, ये बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, ये बॉडी बनी रहती है बैकेलाइट की। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, बैकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। बैकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये व्हाइट कलर का क्या चीज है, माइका, अभ्रक। सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ होता है, भारत के किस स्टेट में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है, झारखंड, कोडरमा, झारखंड के कोडरमा में। हो गया। अब राजस्थान नहीं जी, झारखंड था, झारखंड झारखंड। समझ में आ गया, माइका का यूज, ये सब चीज। आगे बढ़े। अब आगे आता है फ्यूज। आगे क्या पढ़ना हम लोग को, फ्यूज। फ्यूज को हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्यूज कहते हैं। फ्यूज, इसका काम क्या है भैया, ये सुरक्षा करता है। क्या देता है, सुरक्षा, सुरक्षा का प्रदान करता है। सुरक्षा देता है कब, उच्च धारा के समय, उच्च धारा के समय, उच्च धारा, हाई वोल्टेज के करंट से होता है। ये किस पर आधारित होता है, तो उष्मीय प्रभाव पर, थर्मल इफेक्ट पर। उष्मीय प्रभाव मतलब जब हाई वोल्टेज का करंट जाएगा ना तो उसके उष्मीय प्रभाव से आके गर्म होके पिघल जाता है, उष्मीय प्रभाव पर होता है। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। और अगर बहुत ही अच्छा रहेगा ना तो उसका प्रतिरोध एकदम अनंत हो जाएगा। सॉरी, ससुरा फ्यूज है, हाँ, प्रतिरोध उच्च रहता है, ठीक तो है।
उच्च प्रतिरोध, एक नंबर रहेगा तो सोचो अनंत ले ले, अनंत कुछ चीज में होता ही नहीं है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इसकी क्षमता को किस में नापते हैं? वाट में नापते हैं, एम्पियर में, सॉरी एम्पियर में। प्रतिरोध की क्षमता किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है। फ्यूज की क्षमता, प्रतिरोध नहीं। इसे कैसे लगाया जाता है? तो इसे जब भी लगाया जाएगा सीरीज में लगाया जाएगा। सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, ध्यान से फिर से समझ जाएंगे हम लोग। ये है फ्यूज। इन फ्यूज की भाई साहब की विशेषता। फ्यूज देखिए, मान के चलिए कि यहाँ हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ हम फ्रिज लगा रखे हैं, इसके आगे हमने पंखा लगाया है, ये पंखा है, यहाँ पे मेरा एसी चल रहा है, एसी। ये एसी है, ये पैरेलल की सप्लाई है। आपको पता है घरों में सप्लाई जो जाती है हमेशा पैरेलल रहती है, हमेशा पैरेलल, दो तार से ले जाया जाता है। हमेशा सप्लाई को कैसे ले जाया जाता है? दो तार से ले जाया जाता है, पैरेलल, एक न्यूट्रल एक फेस के लिए पैरेलल ले जाया जाता है। अब एक बात बताइए, हमको कभी भी फ्यूज लगाना है तो फ्यूज लगाने के लिए हम पैरेलल चुनते हैं या सीरीज चुनते हैं? फ्यूज लगाने के लिए हम जब भी चुनेंगे तो हम सीरीज चुनेंगे, पैरेलल कभी भी नहीं चुनेंगे। क्योंकि देखिए घाटा क्या होगा पैरेलल का। मान के चलिए कि हम यहाँ एक तो फ्यूज लगा देते हैं, ये प्रतिरोध की तरह ही दिखाया जाता है, यहाँ हम एक फ्यूज लगा देते हैं और यहाँ से हाई वोल्टेज का करंट देंगे, बहुत ही हाई धारा, उच्च धारा के समय क्या दे देंगे? करंट देंगे। तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये प्रतिरोध ब्रेक हो जाएगा, ये सॉरी ये फ्यूज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आपको ये लगेगा कि हमारा फ्रिज, पंखा, कूलर सुरक्षित हो गया, लेकिन आप भूल में, जब करंट को इधर से रास्ता नहीं मिलेगा ना तो लौटेगा, इधर जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं हम इधर से आ रहे हैं, इधर से तड़तड़ा देगा, इधर से तड़तड़ा देगा। इसलिए कभी भी फ्यूज को ऐसे जगह पे नहीं लगाना चाहिए जहां दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। फ्यूज को जब भी लगाइए अपने घरों में तो केवल एक सीधी रेखा में लगाइए। कहाँ लगाना चाहिए फ्यूज को? सीरीज में। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम फ्यूज लगा देते हैं और करंट की सप्लाई इधर से है, अगर बाय द वे ये फ्यूज ब्रेक किया, हाई वोल्टेज के करंट आया, मान के चलिए नॉर्मल करंट है, नॉर्मल करंट है, तो इसका फ्यूज का प्रतिरोध ज्यादा होता है। करंट को कहेगा अरे रुको, देखिए प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। कहता है रुको, तो प्रतिरोध इसका ज्यादा होगा, कहेगा अच्छा चलो नॉर्मल आदमी हो तो चले जाओ। अगर रोकने को कोशिश करेगा, क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। अब फ्यूज देख लेगा, अरे बाप रे बाप, इस ससुरा में बहुत दम है रे, बहुत हैवी धारा है, तो इस हैवी धारा की वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगा? उष्मा उत्पन्न हो जाएगा और फ्यूज गल के वहीं गिर जाएगा। और जैसे फ्यूज गल के वहाँ गिरेगा, यहाँ से ये सर्किट क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। सर्किट ब्रेक, काम खत्म। एक छोटे से फ्यूज से हमने इतनी चीज़ों को बचा लिया। तो जब भी फ्यूज को लगाना है हम कहाँ लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये धारा के किस पर आधारित होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। धारा के किस पर आधारित होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है? आधारित होता है। किसी को दिक्कत? धारा के किस पर आधारित होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। बताइए फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। 37% इस पे क्या होता है? शीशा होता है। 37% शीशा होता है। 63% इस पे एसएन यानी टीन होता है। 37% शीशा और 63% इसमें टीन मिला होता है। 63% इस पे क्या मिला रहता है? टीन। फ्यूज की क्षमता को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। फ्यूज की क्षमता को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। फ्यूज की क्षमता को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। लेकिन इस फ्यूज में एक खराबी थी। इस फ्यूज में ये खराबी थी कि अगर धारा आ गई, फ्यूज अच्छा चीज होता है, अगर बाई दी वे जब भी ये शॉर्ट करता था तो एक आदमी को जाना पड़ता था, इस फ्यूज को बर्बाद हो गया, अब यहाँ दूसरा फ्यूज लगाता था या उस फ्यूज के अंदर के वायर को बदलता था, बहुत दिक्कत होता था बार बार। तो इसी के लिए इंजीनियरों ने क्या किया, एक अलग डिवाइस लगाया जो पूरी तरह से टूटता नहीं, बल्कि यहाँ एक उन्होंने स्विच लगा दिया।
इंजीनियरों ने क्या किया, यहाँ उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तोड़ने से बेहतर है हम एक स्विच दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्विच दे देंगे। स्विच से फायदा क्या होगा कि जब कभी भी हाई वोल्टेज का करंट आएगा, ये स्विच कैसा हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये स्विच कैसे हो जाएगा? नीचे, यानी बटन की तरह इन्होंने क्या दे दिया? स्विच दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया? स्विच दे दिया। जब भी हाई वोल्टेज, ये स्विच इसमें जुड़ा रहता है, करंट ज़्यादा आएगा तो उठ जाएगा, स्विच नीचे गिर जाता है। स्विच क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो ये फायदा यही है कि ऐसे है, इसको इसमें क्या कर दीजिए? सटा दीजिए। इसमें क्या कर दीजिए? ले जाके इसको सटा दीजिए। स्विच को हमें इसमें सटाना होता है, नया तरह का जो आया है। इससे फायदा ये है कि जब आप इसको स्विच में सटाइएगा तो करंट जाएगा, जैसे सट गया तो करंट जाएगा। हाई वोल्टेज का आएगा तो ये पूरी तरह गिरेगा नहीं, ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। इसी को कहते हैं मेनिएटर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट को परमानेंटली नहीं तोड़ता है, थोड़ा सा तोड़ देता है। मेनिएटर सर्किट ब्रेकर, ये हल्का से गिर जाता है नीचे, ट्रिप कर जाता है। क्या कर जाता है? ट्रिप कर जाता है। जितने एम्पियर का रहेगा, जैसे मान के चले एमसीबी आपका 5 एम्पियर का है। कितने का है? 5 एम्पियर का। घर में 5 एम्पियर की करंट जाएगी, नहीं गिरेगा। 7 एम्पियर का जाएगा, ससुरा ट्रिप कर जाएगा। तो आप कहेंगे ससुरा ट्रिप काहे किया? देखिए करंट ठीक हो गया, फिर से उठा दीजिए। क्या कर दीजिए? फिर से उठा दीजिए। उसमें किसी को दिक्कत? एमसीबी, मेनिएटर सर्किट ब्रेकर, मेनिएटर सर्किट ब्रेकर। चलिए अब ध्यान से समझिए। कुछ कुछ मकान मालिक क्या करता है सब, अपने लॉज में एमसीबी लगा देता है सब, और 2 एम्पियर का एमसीबी लगा देता है। अच्छा, थोड़ा प्रेस वगैरह जो होते हैं सब 2 एम्पियर से नीचे में चलते नहीं है। सब प्रेस होता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर लेते हैं, सब 5-5 एम्पियर ले लेता है, सब ज़्यादा पे चलता है। तो मकान मालिक क्या करेगा? 1 एम्पियर लगा देगा या 2 एम्पियर। जहाँ प्रेस लगाएंगे गिर जाएगा वो, प्रेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के यहाँ? आपके रूम में नहीं लगा है? तो उससे क्या करता है ऐसा लड़का, समझिए ध्यान से। हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या किया था ना, ऐसे ही मकान मालिक जो था एम्पियर बहुत कम एम्पियर का लगा दिया था वहाँ पे। सोच रहा 1 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया था, बहुत अजीब टाइप का था। अब हम लोग जब भी कुछ लगाते थे गिर जाता था। तो क्या किए, उसी साइज का, मतलब जो शेप था उसी साइज का हाई पावर का एमसीबी लेते आए, और देखे कि आज ये है नहीं, दुकान उकान पे गया हुआ है, कहीं बाहर गया हुआ है। तो क्या करते थे लोग ना, एक तो मिस्त्री को ले आए, लड़का सब जनबे करते अपने में खूब होशियार, पेचकस से स्क्रू ड्राइवर निकाल के खोल खाल दिया। और खोल के क्या किया आदमी, वो जो कम पावर वाला था उसको हटा के उसके जगह पे थोड़ा ज़्यादा पावर का आदमी लगा दिया। अब क्या होता है भैया, तुम प्रेस करो, हीटर चलाओ, गिरता ही नहीं। और आके वो बोलता है, जानते हैं पहले जो लड़के थे सब चोरी से प्रेस कर लेते थे, इसीलिए ना हम एमसीबी लगा दिए। अब कोई करे अपने से गिर जाएगा। हम कहा हाँ सर, हम लोग करके कई बार देखे अपने से गिर जाता है। हाँ, तब मुस्कुरा रहे थे ससुराते, नहीं तो देर होशियारे बनता है। ज्यादा हाई पावर का लगाएंगे बस एमसीबी का साइज बढ़ जाता है। तो फिर बहुत ज्यादा हाई पावर का नहीं लगाइए, सिंगल पोल का। सिंगल पोल मतलब कई कई डबल पोल आते हैं, कोई ट्रिपल पोल, कोई 4 पोल किया जाता है। बस थोड़ा सा पावर क्या कर दीजिए, हाई कर दीजिए, हो गया काम, नहीं गिरेगा वो। 5 एम्पियर कर दीजिए ना, आपके काम 5 एम्पियर कर देंगे, फ्रिज चला देंगे नहीं गिरेगा, वॉशिंग मशीन पे नहीं गिरेगा। 2 एम्पियर का लगा, निकाल के 5 एम्पियर लगा दीजिए। तो 2 एम्पियर का है, गिर जाएगा। हीट नहीं, प्रेस वरेस करिएगा ना तो 2-3 मिनट बाद गिर जाएगा। तो निकलवा के चूचा मार दे 5 एम्पियर, जा काम खत्म। ये फ्यूज समझ में आ गया आप लोग को? किसी को फ्यूज में दिक्कत है? एक कह रहे सर जी आप बहुत शरारती थे। अरे भाई साहब, हम लोग बहुत भयानक शरारती थे, जिसका कोई हद नहीं। मतलब एक्सट्रीम लेवल के शरारती थे। मतलब न्यूटन आइंस्टीन जिस तरह से फिजिक्स में मेहनत करता था ना, हम लोग उसी तरह बदमाशी में मेहनत करते थे। मतलब बदमाशी की दुनिया के आइंस्टीन थे लोग, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करते थे लोग, ऐसा नहीं है। एकदम एक्सट्रीम बदमाशी की है लोग। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं लोग नियम किसका, ओम्स लॉ।
ओम ने नियम दिया था प्रतिरोध के बारे में, अब उनको भी थोड़ा सा देख लेना है, ओम्स लॉ को देख लेना है, फिर धारा के उष्मीय प्रभाव को देख लेना है, इस सब को देखते रहना है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या भैया, ट्रांसफार्मर पढ़ा देंगे, और बच जाएगा बैटरी, उसे कल पढ़ा देंगे। देखिए भाई साहब, ओम ने क्या कहा था, ओम का नियम प्रतिरोध से संबंधित है, ओम का नियम प्रतिरोध से संबंधित है, ओम्स लॉ किससे संबंधित है, प्रतिरोध। ओम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि अगर किसी चालक, चालक मतलब क्या होता है, तार, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, मतलब ना इसको लंबा कीजिए, ना मोटा कीजिए, ना गर्म कीजिए, कुछ मत कीजिए, यानी अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को क्या किया जाए, नियत रखा जाए, तो इसके दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर है, यानी जो वोल्टेज है, और जो इसमें बहने वाली धारा है, वो हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनका जो भाग होगा वो हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम होगा। यानी अगर इनके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर और उनमें प्रवाहित होने वाली धारा हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब समझिए, अगर आप गलती से भी इसमें वोल्टेज बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिक वोल्टेज, जैसे वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक धारा गिर जाएगी, तो अंश को बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, बैलेंस बना लेगा। अगर सोचेंगे वोल्टेज बढ़ाएं तो धारा गिर जाएगी, तो हमेशा ये अपने आप को बैलेंस बना के रखता है। तो किसी चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को क्या कहा गया, आर कहा गया, क्या कहा गया, आर कहा गया। इससे फॉर्मूला बना V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, क्या फॉर्मूला बन गया, V बराबर आई आर। तो किसी चालक तार के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर में उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहता है। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपको देगा इस पर, कैसे आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन बन सकता है, ओम का नियम, ओम का नियम आप इंटर में पढ़ते होंगे तो इसका प्रैक्टिकल किया जाता होगा रिहास्टेट के साथ, हम लोग थे इंटर में पढ़ते थे तो प्रैक्टिकल किए थे, हम लोग को उस समय प्रैक्टिकल करवाए थे अश्वनी सर, पता हम लोग के ज़माने के एक टीचर थे, अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन अब तो जो हम लोग बुढ़ा गए लोग तो हम लोग के टीचर का जवान बचल होंगे लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओम्स नियम से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक, एक चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध 10 ओम है, कितना ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, 220 वोल्ट पर इसमें कितनी धारा जाएगी, कितनी धारा जाएगी, कितनी धारा जाती है, अब बताइए भैया, 220 वोल्ट पर कितनी धारा जाएगी, V बराबर, V बराबर I इंटू आर। भैया वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, धारा पता ही नहीं है, आर 10 है, जीरो से जीरो काट देंगे, 22 एम्पियर की धारा, 22 एम्पियर की धारा जाएगी, 22 एम्पियर। क्वेश्चन बना लेंगे लोग, एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन बना लेंगे। एग्जामुआ में ना मुहुआ से बोल के क्वेश्चन नहीं पूछता है, फोटो बना देता है। एग्जाम में क्वेश्चन की जगह क्या कर देगा, फोटो बना देगा, तो फोटो से घबराना नहीं है। देखिए फोटो कैसे बनाएगा, सचुरा यहाँ एगो बैटरी दे देगा,
यहाँ लगा दिया 12 वोल्ट की बैटरी। ये 4 ओम 2 ओम। अब बताइए कितनी धारा जाएगी इसमें, कितनी धारा जाएगी, कितनी धारा। दो एम्पियर। अच्छा बात है भाई। देखिए आप यहां से प्रतिरोध निकालिए, फाइनल प्रतिरोध कितना होगा। फाइनल प्रतिरोध हो जाएगा आपका 4+2, क्योंकि सीरीज में है इसलिए इसका फाइनल रेसिस्टेंस जो आएगा वो 6 ओम आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस मिल गया। वोल्टेज दे रखा है कि हमको 12 वोल्ट की बैटरी है। पूछ रहा है कितना करंट आएगा, करंट ही तो है जो नहीं पता हमको। तो करंट V बराबर ओम्स लॉ के IR होता है। V कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है। करंट नहीं पता है, प्रतिरोध निकाले हम लोग 6, काट दीजिए इसमें से 2 ओम, 2 एम्पियर। दो एम्पियर कितना एम्पियर भाई, 2 एम्पियर। ये समझ में आ गया। चलिए अब किसी भी करंट का पावर जानते हैं, किसी भी करंट का पावर जानते हैं। क्या करते हैं, पावर जानते हैं। तो देखिए किसी भी चीज का पावर, जैसे आपको किसी का पावर जानना है तो दो चीज देखना है, उसके पास पैसा कितना है, दूसरा उसकी पहुंच कितनी है। पैसा और पहुंच जब दोनों हो जाता है ना तो उसे कहा जाता है पावरफुल आदमी है। बहुते पैसा कमाए हैं, सोना का दुकान है। बिहार में देखे दिन दहाड़े सोना का दुकान लूट लेके चल गया। बिहार में कॉमन बात है ये सब, समझा गया। कॉमन, बिहार में लूट उट हो जाता है ये कॉमन है। कश्मीर में गोली चल जाती है ये भी कॉमन बात है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो वहां हमको क्या देखना है, पावर देखना है, और साथ ही साथ हमें क्या देखना है कि पैसा कितना है। उसी तरह करंट का अगर आपको पावर देखना है तो आपको यह ध्यान देखना है कि करंट में इलेक्ट्रॉन कितना है। सब करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम कहेंगे कि करंट ज्यादा है। और इस इलेक्ट्रॉनों की स्पीड ज्यादा है तो हम कहेंगे कि हाँ भैया वोल्टेज भी ज्यादा है। अगर इनका प्रेशर ज्यादा है तो कहेंगे वोल्टेज भी ज्यादा है। आपको पता है कि हमको भयानक करंट लगने के लिए वोल्टेज की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वोल्टेज अगर ज्यादा रहेगा तो सब ले आकर उलट देगा, ले ससुरा जा। यहाँ पे जैसे देखिए अभी इस करंट का वोल्टेज कम है, देखिए अभी इस करंट का वोल्टेज कम है इसलिए धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। इसका वोल्टेज कम है इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे करंट लगेगा, कैसा लगेगा, धीरे धीरे करंट लगेगा। जैसे देखिए पगली को करंट लगा रहे हैं, एगो है ही, ये कोई लड़की है, ठीक है, किसी को दिक्कत, ये कोई लड़की है, इसको हम कम वोल्ट का करंट लगवाना चाह रहे हैं। अच्छा जो लड़कियों भाग रही है, लड़कियां तो भगवे करेगी, क्योंकि तो पूरा का पूरा सिस्टम नहीं जाएगा, वही जाएगा। लड़कियां भाग गई जो करंट लगाए लड़कियां भाग गई ये लड़कियां भाग गई, करंट किसको लगाएंगे हम, भाग गई हूँ करंट किसको लगेगा। अब
मान के चलो इस दीवार पे करंट लगाना है इधर, तो देखो ये करंट उसको धीरे धीरे लग रहा है, धीरे 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 लग रहा है। तो इस करंट का वोल्टेज क्या है, कम है। लेकिन अगर हाई वोल्टेज से ससुरा को करंट मारेंगे तो देखिए कैसे लगेगा, धड़ाक से मारे पूरा इलेक्ट्रॉन घुस गया जो ससुरा धंधना दिया वहां पे। तो करंट जो होता है ना, वोल्टेज क्या दिखाता है, कितना तगड़ा गया है, कितना तगड़ा गया है। अब अगर वही बात करते हैं करंट की तो करंट दिखाता है कितना इलेक्ट्रॉन गया है। देखो ये जो है इस ससुरा में इलेक्ट्रॉन है कम नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या था, कम था, इलेक्ट्रॉन कम था। तो अगर आपको पावर देखना है, अगर आपको पावर देखना है तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा, जिसके पास वोल्टेज है या जिसके पास धारा है, या जिसके पास वोल्टेज और धारा दोनों है, पावरफुल कौन होगा बताइए। तो ये याद रखिएगा, पावर ऑफ करंट क्या होता है, आई भी, पावर ऑफ करंट आई भी। हम उसी करंट को पावरफुल कहते हैं जिसके पास वोल्टेज भी हो और जिसके पास करंट करंट भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पावरफुल करंट। कैसा है, पावरफुल करंट। लेकिन एक समस्या समझिए क्या है, कि पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है, पावर जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे रहेगा, अगर वोल्टेज ज्यादा देंगे तो करंट कम आएगा, वोल्टेज ज्यादा देंगे तो करंट कम आएगा, वोल्टेज ज्यादा देंगे तो करंट कम आएगा। और अगर वोल्टेज कम दे दिए तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज अगर कम दिए तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। किसी को दिक्कत, जैसे ऐसे समझिए, ये कोई सड़क है, कोई सड़क है, इस पे आदमी लोग जा रहे हैं, लो इसमें क्या कर रहे हैं, आदमी लोग जा रहे हैं। अगर वोल्टेज कम है मतलब धीरे धीरे जा रहे हैं लोग, वोल्टेज कम है धीरे धीरे जा रहे हैं, वोल्टेज कम है तो इस पे जाम लगेगा, क्या लगेगा, जाम लग जाएगा। इसी वजह से जब घर में कभी भी वोल्टेज कम रहता है तो उस पे करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। और करंट बढ़ने का मतलब होता है कि उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, जिस वजह से तार फट के जल जाता है। तो वोल्टेज घटने की वजह से, वोल्टेज कम होने की वजह से धारा बढ़ जाती है और तार क्या हो जाता है, जल जाता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इसका उल्टा भी देखिएगा, अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो जल जाएगा। तो वोल्टेज ज्यादा होने पे जल जाता है तो समझ में आता है, वोल्टेज वह कम होने पे काहे जल जाता है, कि भैया वोल्टेज कम धारा ज्यादा, ज्यादा धारा से ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज्यादा धारा को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ पे अब आपके लिए दो फॉर्मूला लिखते हैं जो अभी हम पढ़ाए हैं। कौन कौन फॉर्मूला पढ़ाए हैं भैया, एक ओम्स लॉ पढ़ाए हैं, भी बराबर, पहला फॉर्मूला भी बराबर आई इंटू आर। दूसरा क्या पढ़ाए हैं भैया, पावर बराबर आई इंटू भी। अब तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, हीट जो होता है, हीट, किसी भी तार कितना ज्यादा गर्म होगा, ये तार कितना ज्यादा गर्म होगा ये डिपेंड करता है उसमें कितनी धारा जा रही है, उसका प्रतिरोध कितना है, जितना ज्यादा विरोध करेगा उतने ज्यादा गर्म होगा, तो उसका प्रतिरोध कितना है। धारा के साथ साथ हमें क्या पता करना है, उसका प्रतिरोध भी, धारा के साथ साथ हमें क्या पता करना है, उसका प्रतिरोध भी पता करना है। तो उसका प्रतिरोध कितना और कितने समय तक जा रहा है, तो ये पूरा फॉर्मूला निकलता है आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसे याद रखिएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, याद रहेगा, अरे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। जैसे हम आपसे कह देते हैं क्वेश्चन कि किसी चालक तार में, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक जाती है, 3 मिनट तक जाती है। यदि तार का प्रतिरोध, यदि तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध
यदि तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी हीट उत्पन्न होगी, कितनी हीट उत्पन्न होगी भाई, कितनी हीट होगी? कितनी हीट उत्पन्न होगी? 120। चलिए भैया 120 जूल निकाल देते हैं। H बराबर आई स्क्वायर, आई कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो 2 का स्क्वायर, आर कितना है 10। भैया कितने मिनट तक, 3 मिनट तक। सेकंड में गुणा करिए 60, सेकंड में करिएगा ना, मिनटे में छोड़ देंगे। 60 छतरी 18, कितना आ रहा था आप लोग, मिनटे में छोड़ दिए थे, मिनटे में छोड़ दिए थे लोग। वाह रे भैया वाह, मिनटे में छोड़ दिए लोग, बाकी काम गुरु जी करेंगे। कितना आया? सी भी क्या है? अरे बकलोल बात नहीं, उधर तो कैपेसिटर में पढ़ा है ना, सी मतलब कैपेसिटर की धारिता, कैपेसिटी, भी मतलब वोल्टेज। चलिए अब गुणा भाग करके आप निकालिएगा, ऑपरेशन करके आप निकालिए, हमारा काम ही नहीं है, गुणा भाग करके आप निकालते रहिएगा। चलिए देखिए, इस फॉर्मूला से ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बन जाए। आप ध्यान दीजिए, आप आई की जगह पे, आई की जगह पे यहां से भी बटा आर लिख सकते हैं कि नहीं? कितने लोग बता सकते हैं कि इस आई की जगह पे यहां से हम भी बटे आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आई की जगह पे भी बटे आर लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो फॉर्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो हम आई की जगह पे यहां से भी बटे आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? भी बटे आर, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब बाकी के जगह पे हम ऐसे रख देते हैं, ये कलर चेंज कर दिए ताकि आपको समझ में आए। अब सॉल्व कर लीजिए, ये भी से क्या बन जाएगा, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, भी स्क्वायर इंटू आर बटे टी, ये हो जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? देखिए ना भाई, भी के स्क्वायर करिएगा, ये स्क्वायर होगा तो ये इसको काट देगा, नीचे एक के आर बचेगा। तो यहाँ एक एच का और फॉर्मूला आ गया कि भी स्क्वायर टी बटे आर, भी स्क्वायर टी बटे आर, भी स्क्वायर टी बटे आर। ये कभी कभी क्या दे देता है ना, आपको धारा नहीं देता है, वोल्टेज दे देता है, धारा ना देके वोल्टेज दे देता है। ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या हंस रहा है भाई? सर पॉलिटी का एडमिशन ओपन कर। भैया टाइम को हमेशा सेकंड में लिखना है, केवल जब बिजली बिल निकालना तो टाइम को घंटा में लिख देना। टाइम को हमेशा सेकंड में निकालना है, बिजली बिल किस में निकालना है, घंटा में। रीजन क्या है, 1 सेकंड का बिजली बिल का वैल्यू नहीं है कुछ, इसलिए मजबूरी में घंटा में निकाल देते लो, काम खत्म।
बिजली बिल थोड़ी निकाल रहा है तुम लोग अभी। बिजली बिल निकालने का आसान तरीका, रगड़ के गुणा कर दीजिए, जितना दिया है सब में गुणा करके 1000 से भाग दीजिए, बिजली बिल आ गया। कुछ दिया है ना, जितना दिया है रगड़ के गुणा कर दीजिए, 1000 से भाग दीजिए, बिजली बिल। वाट गुड़े घंटा गुड़े यूनिट बटा 1000, वाट गुड़े घंटा गुड़े रेट, वाट गुड़े घंटा गुड़े रेट बटा, जितना दिया है सब रगड़ के गुणा कर दीजिए, 1000 से भाग दीजिए, बिजली बिल धाए तो निकल जाता है, टेंशन है नहीं उसमें। अब इसको मिटा दे। इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, सेम क्वेश्चन जैसे दिया था वैसे ही देगा, लेकिन आपको क्या दे देगा भाई, आपको कभी भी धारा नहीं देगा। कहेगा कि एक चालक से, एक चालक जिसका प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, इससे 220 वोल्ट की धारा, 220 वोल्ट की धारा 10 मिनट तक जाती है, 10 मिनट तक जाती है, तो कितनी गर्म होगा, यानी कितना उष्मा निकालेगा। ये कितना उष्मा निकालेगा, इसको बनाइए, कितनी उष्मा निकालेगा। बहुत बड़ा निकल गया, बहुत ज्यादा आ गया। भी स्क्वायर सोच रहा बहुत बड़का है ये, सोच रहा है स्क्वायर करते में हालत खराब हो जाएगा। भी स्क्वायर, टी कितना है भैया, 10 मिनट, यही में 60 का गुणा होगा, और बचा आर। सोच रहा भाग दे लेना दे ले, कोनो फायदे नहीं हुआ ही तो। खैर कोई बात नहीं, आपको है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आंसर जितना आएगा लगा लेंगे आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, इसमें और भी कुछ हो सकता है। H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। एक काम करते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं। आर की वैल्यू क्या होती है, भी बाई आई। यहां से आर की वैल्यू हो सकती है कि भी बाई आई। देखिए आई से हमने इस बार छेड़छाड़ नहीं किया, आई को छोड़ दिए, टी को भी छोड़ दिए। इस बार हम क्या किए हैं, आर की जगह पे, इस आर की जगह पे भी बटे आर लिख सकते हैं, भी बटे आई, तो इसके जगह पे लिख दिए भी बटे आई। नहीं लिख सकते हैं, ये सर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये बताइए, ये आई इस स्क्वायर को काट देगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, आई भी टी, आई भी इंटू टी, आई भी टी या वी आई टी, आई भी टी कहिए या वी आई टी कहिए। एच बराबर वी आई टी, वी आई टी आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एक और फॉर्मूला निकल गया एच का, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर वी आई टी। चलिए देखते हैं वी आई टी में कैसे देगा। इसमें ससुरा प्रतिरोध है नहीं देगा, प्रतिरोध नहीं देगा, और कहेगा कि बताइए कितना गर्म होगा। कहेगा कि एक चालक से, एक चालक से 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक, 5 मिनट तक 220 वोल्ट पर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो उष्मा बताइए कितनी हीट उत्पन्न करेगा। कितनी हीट उत्पन्न करेगा।
किसी को दिक्कत? देखिए ये लगेगा H बराबर VIT। VIT V कितनी वोल्टेज है? 220 वोल्ट है। कितने एम्पियर की धारा है? 10 एम्पियर की धारा है। कितने मिनट? 5 मिनट। तो इसमें 60 का गुणा होगा भाई साहब। ये तो हो जाएगा 22, ये 10 का गुणा इसमें कर दीजिए, हो जाएगा 6×5 30, 300। ये हो जाएगा 66 और 4 को 0 हो गया। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसमें, एक और फॉर्मूला बन जाएगा मुंह जबानी, कुछ करना ही नहीं, मुंह जबानी बन जाएगा। बना दे एक और फॉर्मूला, मुंह जबानी बन जाएगा। देखिए तो ध्यान से, यहाँ H बराबर, ये देखिए जरा ध्यान से, ये आई भी क्या होता है? देखिए आई भी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई भी की जगह क्या लिख सकते हैं? अरे यार टाइम को नहीं लिखना है, आई भी की जगह पावर लिख सकते हैं। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? पावर इंटू टी, पावर इंटू टी, पीटी। क्या कर देंगे? पीटी। पावर देखिए क्या लिख सकते हैं? पीटी लिख सकते हैं। अब इसका तो न्यूमेरिकल इजीली बन जाएगा, इसके न्यूमेरिकल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो इजीली बन जाएगा। कहेगा कि 10 वाट शक्ति वाली धारा 20 मिनट में 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा? कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा? 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा? भाई फिजिक्स वालों को नींद आने लगा। केमिस्ट्री वाला डेली रात 1 बजे तक 1:30 बजे तक पढ़ा है, केमिस्ट्री वाला रेगुलर पढ़ा है 1 बजे तक। H बराबर P इंटू टी, H बराबर P इंटू टी। पावर कितना है भैया? 10 वाट। कितने मिनट? 20 मिनट तक। सेकेंड में करिए 60 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 ठो 0 वैसे रख दीजिए, यहाँ 12 लिख दीजिए, 0 3 ठो लगा दीजिए, 1200 जूल हो गया। सर जी नींद आ रही है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। ओके चलिए भाई, नींद आ रही है अब लोगों को। ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस फॉर्मूला से, ये 3 फॉर्मूला से हमने 3 नए फॉर्मूला को बना दिया। इन्हीं 3 फॉर्मूला को मिलाएं। जैसे इसमें आर, एक बार आई का वैल्यू रखें यहां से उठा के, इसी में से एक बार आर की वैल्यू रखें उठा के, तो जब आई का रखे हैं तो ये बना है, आर का रखे हैं तो ये बना है, और इसी में क्या किए? आई टी, यहां से आई भी की जगह पी रख दिए तो ये बन गया। 3 बाई 3 3 फ्री, बाई 3 गेट 3, बाई 3 गेट 3। कोई फॉर्मूला हम बनाए थोड़ी याद है, रियलिटी में हमसे एक बार में कोई पूछेगा तो हमारा खुद ही याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है बनेगा कैसे, बना देंगे। एग्जाम में एनफ टाइम होता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, एनफ टाइम होता है इसको। हमसे कोई पूछेगा, हमको तीनों को फॉर्मूला याद है, V बराबर आई आर, P बराबर आई वी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई नहीं याद है हमको तीनों, लेकिन हमको इतना पता है बनेगा कैसे। एक बार इसमें आई की वैल्यू रखनी है, एक बार आर की रखनी है, बस। टी की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट टी कहीं है ये नहीं है। टी की वैल्यू लाइए कहाँ से? घरे से।
अरे भैया, एक जगह आई की वैल्यू ला सकते हैं, एक जगह आर की वैल्यू ला सकते हैं। टी का वैल्यू कहाँ, घरे से ले आइएगा, टी का वैल्यू नहीं है कहीं। टी कहीं दिख रही है कि टी की वैल्यू लाइएगा? नहीं, यहाँ लाएंगे, यहाँ से दिख जाएगा पी बराबर आई भी। चलिए अब सुबह मिलेंगे 10 बजे, सुबह फिजिक्स में मिलेंगे 10 बजे। किसी को दिक्कत? हम अभी कैपेसिटर का चैप्टर रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर का और इसका कैपेसिटर का वीडियो डाल देते हैं। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल बताएंगे, कंसेप्ट वाला ट्रांसफार्मर का डाल देंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड। चलिए आप देख लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। सुबह 10 बजे फिजिक्स। कल फिजिक्स खत्म। कल इसमें बचा क्या चीज़ है, देखिए भैया क्या बचा है इसमें, आप ध्यान से देखेंगे तो बचा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, एसी डीसी, बैटरी सेल, बैटरी कही है या सेल कही है, हो गया। इलेक्ट्रिक में ये बचा है, उसके बाद बचा मैग्नेट, उसके बाद मैग्नेट के बाद बता है बाइनरी और गेट, लॉजिक गेट और बाइनरी। उसके बाद बचा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जिसमें आपको डायोड ट्रायोड ये सब पढ़ना है, और दूसरा आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक। मॉर्निंग में कल इसको पढ़ा देंगे, कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे इसको पढ़ा देंगे, और इवनिंग में इसको पढ़ा देंगे। मॉर्निंग में वो हो जाएगा, इवनिंग में ये हो जाएगा। अब यूनिट एंड डायमेंशन वो भी इवनिंग में, देखिए इसको मॉर्निंग, इसको इवनिंग, और यूनिट एंड डायमेंशन को रात में पढ़ा देंगे, नाइट। हो गया? किसी को दिक्कत? यार मेरे साथ प्रॉब्लम ये ना, हमको अकेले सब पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा ज़्यादा बैच लेना पड़ जाता है। हम रेस्टोरेंट की तरह हमारे पास टीचर नहीं है सब। चलिए अब कल मिलेंगे।